दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ऑप्शन है परम पद्म, चिप्स, फ्लो सॉल्वर मार्क या अनुपम। तो सही उत्तर अनुपम, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर ने 1991 में समानांतर संसाधन तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रारंभ किया था और समानांतर संसाधन पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम 860/4 जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी को दिसंबर 1991 में विकसित किया गया था। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जटिल संगणन समस्याओं के हल के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक। तो सही उत्तर 64 बिट तक, ऑप्शन सी। दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 32 बिट या 4 बाइट होती है और सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन है पर्सनल, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। तो सही उत्तर सुपर कंप्यूटर। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक की तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है जो है कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड? तो ये प्रश्न जब पूछा गया था तो दिसंबर 1996 की स्थिति में पूछा गया था। तो उस समय द्रुततम सुपर कंप्यूटर इंटेल का ASCII रेड था, जिसकी निष्पादन क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स यानी 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लेकिन नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है, जिसकी अधिकतम संसाधन गति 1102 पेटाफ्लॉप्स है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर उस समय तिहाने 1A था, लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल में उद्घाटन हुआ है किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा, मैजिक क्यूब चीन के द्वारा निर्मित है। इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना की जा सकती है। यानी इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे, मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार होगा, ये गणनाएं वर्तमान में ही की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो 31 मार्च 2018 को प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। लेकिन नवंबर 2022 में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में परम सिद्धि AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में इसे 120वां स्थान मिला है और टॉप 500 सूची में प्रत्यूष को समग्र रूप से 143वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ऑप्शन है, देखिए, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या IBM चिप्स।
तो सही उत्तर क्वांटम कंप्यूटर। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन में 10 अरब क्वांटम इंटेग्रेलमेंट ईजाद करने में सफलता हासिल की है। और इंटेग्रेलमेंट वह उपकरण है जिससे क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाता है। क्यूबिट पर आधारित सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर एक बार में एक सवाल के बहुत से संभावित समाधानों पर विचार कर पाएगा और पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है Y2K समस्या का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनके प्रतिस्थानी ढूंढने से संबंधित है Y2K। दोस्तों, सन 2000 के आगमन से पूर्व ये दहशत विद्यमान थी कि सन के आखिरी दोनों शब्द शून्य हैं, इसलिए कहीं कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली न प्रभावित हो जाए। इस समस्या के निदान में भारी व्यय की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे ही Y2K समस्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी और उसे सुधारने में भारी व्यय संभावित हैं, वे कौन से हैं? तो सही उत्तर है कंप्यूटर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पहले ये आशंका व्यक्त की गई थी कि जो शताब्दी के समाप्त होने पर जब दोनों अंक, लास्ट के दोनों अंक शून्य हो जाएंगे तो कहीं इससे कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। गठिया यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल, तो ये सही नहीं है। परम 10,000 भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर WLL वायरलेस इन लोकल लूप। WLL वायरलेस इन लोकल लूप है। ये एक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो सही उत्तर माइक्रो कंप्यूटर। आजकल सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, PDS आदि आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो सही उत्तर है एम्बेडेड कंप्यूटर। दोस्तों, डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है, आपको बताना है। डाई या रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर या गैस लेजर? तो सही उत्तर है ये सेमीकंडक्टर लेजर है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक लेजर एक ठोस लेजर है जिसका प्रयोग लेजर प्रिंटर और CD DVD प्लेयर में किया जाता है। ये प्रकाश उत्सर्जक यंत्र के रूप में कार्य करता है। और एक्साइमर लेजर या एक्सीप्लेक्स लेजर एक पराबैंगनी लेजर होता है जिसका प्रयोग आँख की शल्य क्रिया और अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। गैस लेजर का प्रयोग मुख्यतः होलोग्राम बनाने में, विभिन्न उत्पादों पर छपे बारकोड को पढ़ने में किया जाता है। और डाई लेजर का प्रयोग मुख्यतः खगोल विज्ञान, औषध विज्ञान और स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप छपाई के लिए सामान्यतः किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा लेजर प्रिंटर। दोस्तों, डेस्कटॉप प्रकाशन या DTP प्रकाशन की आधुनिकतम तकनीक है जिसके आने के कारण प्रकाशन में जो है वो कम खर्च और अत्यंत सुविधा के साथ होने लगा है। डेस्कटॉप प्रकाशन के 3 अवयव हैं: व्यक्तिगत कंप्यूटर, पेज लेआउट करने के लिए सॉफ्टवेयर और अच्छी गुणवत्ता वाला एक प्रिंटर, मुख्यतः लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है कौन सा? देखिए, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, मैनुअल या इम्पैक्ट? तो सही उत्तर इम्पैक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। www या वर्ल्ड वाइड वेब विश्वव्यापी वेब है, जिसका सामान्यतः वेब कहा जाता है। ये आपस में जुड़े हुए हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। और आप जान लीजिए कि अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने 1989 में विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है www का विस्तृत रूप क्या है? तो उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक माने जाते हैं? तो सही उत्तर टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है www के आविष्कारक कौन हैं? तो सही उत्तर टिम बर्नर्स ली www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब या www एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह तो सही उत्तर है ये दूसरे कंप्यूटर संसाधन को जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब में आपस में जुड़े हुए हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया होते हैं और हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि कंप्यूटर पर लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको आप जान लीजिए www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, देखिए उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक आधुनिक संरचना की। तो सही उत्तर ये सभी चारों सही हैं। किसी व्यवस्था में कंप्यूटर की संरचना के लिए ये सभी चारों आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? देखिए साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशी भंडारण या मोडेम। तो सही उत्तर प्रकाशी भंडारण। दोस्तों प्रकाशी भंडारण कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित नहीं है, अन्य जो है वो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावलियाँ हैं। अगला प्रश्न है कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? यहाँ पर देखिए लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड और पिनाका। तो सही उत्तर पिनाका। पिनाका जो है भारत द्वारा निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से संबंधित है। पिनाका प्रणाली द्वारा 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इसमें रॉकेट रखने, उनका प्रक्षेपण और उनको दागने के लिए एक वाहन भी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के बीच सूचना विनिमय करने के लिए नियमों का एक सेट है। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर किसी कंप्यूटर या सुविधा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आर्ची इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है। अगला प्रश्न है डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ या सेट ऑफ रूल क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है आप जान लीजिए कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ जो है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और प्रोटोकॉल के माध्यम से ही किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान की विधि को परिभाषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? तो सही उत्तर TCP/IP। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक रूटिंग प्रोटोकॉल है, जबकि IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूटेड प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर जानकारी पैकेट्स के रूप में होती है और TCP का कार्य इसी तरह के पैकेट्स को बनाना, उन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना
और ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी पैकेट गुम ना हो। जब भी किसी पैकेट को भेजा जाता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। इस प्रकार आईपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जानकारी को उसकी सही जगह तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर नेटवर्क लेयर। दोस्तों ओएसआई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक 7 स्तरीय 7 लेयर आर्किटेक्चर है जिसमें प्रत्येक स्तर यानी ईच लेयर का विशिष्ट कार्य निर्धारित होता है। ये सभी सातों स्तर सामंजस्य में कार्य करने के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा के प्रसारण को सुगम बनाते हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल की तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर है। इंटरनेट वर्क पर प्रत्येक डिवाइस को चिन्हित करने के लिए नेटवर्क लेयर एक एड्रेसिंग स्कीम को परिभाषित करती है और नेटवर्क लेयर के द्वारा सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस को हेडर में जो है रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर या कोई नहीं। तो सही उत्तर फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। आप देखिए ओएसआई मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए 7 परतों का प्रयोग किया जाता है। सबसे लोवेस्ट या निम्नतम परत फिजिकल लेयर है, इसके बाद डेटा लिंक लेयर और उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है। स्पष्ट है कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के मध्य डेटा लिंक लेयर पाई जाती है। अगला प्रश्न है एक नेटवर्क वातावरण में जो है कौन सा सर्वर नहीं है। देखिए फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर या नेटवर्क सर्वर। तो सही उत्तर नेटवर्क सर्वर। दोस्तों एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर हैं वो वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वर्चुअल मशीन, एफटीपी सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर और मेल सर्वर आते हैं। प्रिंट सर्वर, डीएनएस सर्वर, कोलैबोरेशन सर्वर, गेमिंग सर्वर, मॉनिटरिंग और व्यवस्थापन सर्वर। नेटवर्क सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक केंद्रीय संग्राहक यानी सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है और नेटवर्क में शामिल अन्य कंप्यूटरों को विभिन्न संसाधन जैसे हार्डवेयर एक्सेस, डिस्क स्पेस, प्रिंटर एक्सेस ये उपलब्ध कराने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है जंक ईमेल को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है। स्पूम, स्पूल, स्पिनर स्क्रिप्ट या स्पैम। तो सही उत्तर स्पैम को जंक ईमेल या अनसोलिसिटेड बल्क मेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। ऑप्शन है क्रैम, ड्रैम, जैम या स्पैम। तो सही उत्तर स्पैम। दोस्तों आप जान लीजिए कि स्पैम जो है अवांछित जंक मेल का वर्णन करता है। स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए आ जाता है, जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। अगला प्रश्न है स्पैम किस विषय से संबंधित है। कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल। तो स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए आ जाता है, इसमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं और जब से ईमेल का विकास हुआ है स्पैम एक समस्या बनी हुई है। अगला प्रश्न है एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ईमेल बॉम्बिंग। किसी निश्चित पते पर एक ही ईमेल संदेश बार बार भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है, जबकि ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत एक ही ईमेल संदेश को सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है डक डक गो क्या है। तो याद रखिएगा डक डक गो एक सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी विशेषता है कि ये उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों जैसे गूगल की तरह एकत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या आर्कुट।
तो आर्कुट जो है ये सर्च इंजन नहीं है। ये इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क था जो कि गूगल समूह द्वारा 1914 तक संचालित की गई। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाया गया है। गूगल, अल्टा विस्टा और साइंस डायरेक्ट ये सर्च इंजन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, आपको बताना है। देखिए, बाइडू, पैकेट्स, कुकीज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बाइडू। दोस्तों, बाइडू एक सर्च इंजन है। इसका विकास चीन की बाइडू कंपनी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। 2009 में लॉन्च किया गया बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि याहू, गूगल और MSN क्या हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर ये इंटरनेट साइट्स हैं। दोस्तों, याहू, गूगल और MSN इंटरनेट की वेबसाइट्स हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था, आपको बताना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी या क्रोम। तो सही उत्तर क्रोम। क्रोम गूगल द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। फायरफॉक्स ब्राउज़र ये मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, जबकि सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, आपको बताना है। ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी या मोजिला फायरफॉक्स। तो सही उत्तर गूगल एप्स। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत और अन्य जानकारियों को देखने और अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग करने में प्रयुक्त होता है। ओपेरा, विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। गूगल एप्स वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है, वेब क्रालर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर। तो आपको बताना है कि वेब क्रालर को किस रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेब क्रालर को वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्वतः ही दस्तावेजों की खोज करता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। तो सही उत्तर वाई मैक्स संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये वाई मैक्स जो है ये एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जो डेटा के बेतार संचरण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के सामान्य विज्ञान खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।